हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान का 5वां भाग हम पढ़ रहे थे। संसद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब बारी है संसद की, जो बहुत सारी समितियां हैं उनके बारे में। संसदीय समितियां अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो है संसद में इन्हीं समितियों के माध्यम से होता है। और विशेषता ये समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी होती हैं और अस्थायी होती है ना। अस्थायी समितियों को तदर्थ समिति कहा जाता है, एडॉक पे जो रहती है कुछ समय के लिए, जरूरत के समय पे, और जैसे ही उनका काम खत्म समिति खत्म। तो इन सारी समितियों में वैसे हमने मंत्री परिषद की भी, कुछ मंत्रिमंडल की समितियों की भी बात करी थी, जिनमें हमने छोटी छोटी समितियों की बात करी थी। अभी हम संसद की समितियों की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी सारी चीज़ों में। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी समितियों की हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों भाई, पूरी तैयारी आपकी जीएस की यही इसी चैनल पर होने वाली, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संसदीय समितियां तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब समिति अपने आप में, समितियों के माध्यम से ही संसद क्या करती है, अपने कार्यों का निर्वहन कर पाती है। अधिकतर कार्य जो है वो इन्हीं के माध्यम से होते हैं संसद में। किसके द्वारा? समितियों के द्वारा। और समितियों को कुछ ऐसे कार्यों को निपटाने के लिए गठित किया जाता है। कौन से कामों के लिए? जिनके लिए विशेषज्ञों की या व्यापक विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑब्वियस सी बात है, संसद के जो लोग हैं वो भैया प्रतिनिधि हैं, उनको तो जिता दिया गया है, लेकिन वो विशेषज्ञ नहीं होंगे उस पर्टिकुलर मैटर पे। ये सच्चाई है। तो ऐसी समितियां बनाई जाती हैं जिनमें विशेषज्ञों की जरूरत नहीं पड़ती है, विचार विमर्श, गहन विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्य करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। भारत में समितियों की अगर बात करें तो इनका जो विकास आज से नहीं है कि संविधान बना तब से है। समितियां तो हमारे यहाँ बिल्कुल बचपन से चल रही हैं। बचपन से का मतलब प्राचीन काल से चल रही है, ठीक है। और आधुनिक काल में इनका विकास किया गया अंग्रेजों के समय, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के सुधार में, है ना। बहुत सारे चेंजेस आए थे। वर्तमान समय की बात करें तो समितियों की तुलना में उस समय की समितियों को अधिकार कम प्राप्त हुआ करते थे, शक्तियां भी कम प्राप्त थी उस समय। आज तो बहुत शक्तियां प्राप्त है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद, चालू होने के बाद, संसदीय समितियां कुछ हद तक छोटी संसद के रूप, लघु संसद के रूप में कार्य करती। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लघु संसद के रूप में किसको जाना जाता है, कौन कार्य करती हैं? तो ये समितियां ही होती है। कौन सी समितियां? संसदीय समितियां होती हैं, जिन्हें लघु संसद, क्योंकि कम लोग इन समितियों में होते हैं, ठीक है। संसदीय समितियों का गठन जो है, संसद के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है, कार्य संचालन के नियम बनाए गए, उनके अधीन ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी समितियां बना दी जाए, ठीक है। चलिए अब समितियों के गठन की बात करें तो समितियां लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों जगह संसद में ही बन रही है। संसद तो इनको ही कह रहे हैं। सो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और या फिर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि दोनों के सदनों के सदस्यों को क्या कर लिया, ले लिया। ऐसी समितियां बन सकती हैं। जब लोकसभा के सदस्यों से किसी समिति का गठन होता है तो या तो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएंगे, अध्यक्ष महोदय बताएंगे ना कि ये समिति के ये लोग होंगे सदस्य, ठीक है। और या फिर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही उनको चुना जाता है। ऐसा ही उल्टा है कि जब राज्यसभा के सदस्यों की समिति बनती है तो राज्यसभा के सभापति या फिर सदस्यों के द्वारा ही वो समितियां बनती हैं, ठीक है। तो लोकसभा में बहुत सारी अलग समिति होती हैं, राज्यसभा में बहुत सारी अलग समिति होती हैं, और कुछ दोनों की मिलीजुली संसद की ऐसी समितियां होती हैं। तो सब पे हम बात करें, समिति के किसी सदस्य को सदस्यता के आधार पर, इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि उस सदस्य का इतना अधिक व्यक्तित्व, आर्थिक प्रत्यक्ष हित है कि समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे उसको मना नहीं किया सकता। समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और उसके सदस्य समिति में बने रहने तक सदस्य बने रहते हैं। जब तक समिति है तब तक वो सदस्य बने रहेंगे, लेकिन कोई सदस्य इससे पहले त्यागपत्र देके अलग हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। समितियों के प्रकार हमने डिस्कस कर ही लिए थे। दो प्रकार की ही समितियां होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समिति जो है वो परमानेंट होती है और तदर्थ एडॉक पे होती है, काम करने के लिए बनाई जाती हैं, जो स्पेशली बनाई जाती हैं उसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, और जैसे ही वो कार्य खत्म हुआ समिति समाप्त। ये स्थायी समितियां हमेशा स्थायी तौर पर बनी रहती हैं, ठीक है, पूरी लोकसभा कार्यकाल तक की, और वो अलग अलग सारी कंडीशंस हैं अलग समितियों में, तो हम वो डिस्कस करेंगे। चलो, स्थायी समितियां क्या हैं? वे समितियां जो प्रत्येक वर्ष या समय समय पर
नियमित रूप से क्या है, सदन के द्वारा जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। ऐसी समितियों को स्थायी रूप से इनकी प्रकृति होती है क्योंकि ये हमेशा बनती रहती है, इनके नाम पता ही है, सारी चीजें हैं, तो ये स्थायी प्रकृति की होने के कारण इनको स्थायी समिति कह दिया जाता है। स्थायी समितियों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, बहुत सारी होती हैं, जैसे वित्तीय कार्यों के लिए वित्तीय समितियां बनती हैं। अन्य संसदीय समितियों पे हम बात कर सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। तो ये सारी समितियां कैसी स्थायी समिति कहलाती हैं। वित्तीय समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राक्कलन समिति, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी विधेयक में। तो प्राक्कलन किया जाता है, एस्टिमेट निकाला जाता है, तो उसके लिए एस्टिमेशन कमेटी होती है, प्राक्कलन कमेटी जिसको कहा जाता है। इस समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है, ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता। अब एस्टिमेशन से तुमको क्या ही मतलब है राज्यसभा वालों को, है ना, लोकसभा वालों को, सरकार तो वही चला रहे हैं, तो उनको ही खर्चे पानी लगते रहते हैं। तो वो जानबूझ के अपने फायदे के लिए इन्होंने क्या किया, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य लिए हैं, क्योंकि राज्यसभा के लोग समझदार होते हैं तो वो अड़ंगा अड़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा है। इस समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। क्या? स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। और यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। जबरदस्ती का पैसा खर्च कर रहे हो तुम भैया, उल्टा सीधा खर्चा कर रहे हो, सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए बनाई गई है। समिति के सदस्यों का चुनाव हर साल प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से 1 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने समय के लिए? ये समय जो समिति है तो स्थायी समिति, हर साल बनाई जाएगी, लेकिन इस एक समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और इन सभी सदस्यों का चुनाव हर साल होता है ना, वही प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के माध्यम से। प्राक्कलन समिति करती क्या क्या है? तो ये बजट के अनुमानों की जांच करती है कि भाई साहब तुमने यार ये बताओ कि इस योजना में 50,000 करोड़ रुपया कैसे लिखा, ये तो हमें लग रहा है कि 40,000 करोड़ में ही हो जाएगा, 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा तुमने लिखे हैं, क्यों लिखे हैं भाई साहब बताओ जरा। तो उनको कारण बताना पड़ेगा। हाँ, अब कारण बताना पड़ेगा तो ये समस्या है, समझ रहे हो ना। तो यही तो देखते हैं कि यार ये ज्यादा लिख रहा है, ज्यादा लग रहा है, ये कम होना चाहिए, ठीक है। सो यह बताना कि क्या उसमें शामिल नीति की मित व्ययिता या संगठन में सुधार, कार्य कुशलता, प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर बजट अनुमानों में। यह सिफारिश करती है कि प्रशासन में कुशलता और मित व्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीति को स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीजें प्राक्कलन समिति से संबंधित है। भाई यह भी जांच करती है कि बजट अनुमानों में जो शामिल नीति की सीमाएं हैं उनमें रहकर ही ठीक ढंग से बजट का अनुमान लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। भाई यह भी सिफारिश करती है कि संसद के समक्ष बजट जो अनुमान है वह किस रूप में पेश किया जाए। तो सारी की सारी चीजों के लिए ये प्राक्कलन समिति होती है, एस्टिमेशन कमेटी इसको कहा जाता है। वित्तीय समितियां, इसमें सरकारी उपक्रमों से संबंधित समितियां। अब भैया इसका गठन 22 सदस्यों के द्वारा होता है, यानी कि इस कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 होंगे लोकसभा के, हमेशा ज्यादा लोकसभा के रखते हैं, है ना, और 7 सदस्य किसके होंगे? राज्यसभा के होंगे। और भैया इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो बोल दे कि इन सदस्यों में से इसको अध्यक्ष बनाना है तो वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी? कौन सी है ये? सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के क्या काम है, क्या करती क्या है? तो भैया वो प्रतिवेदनों और लेखाओं की, उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है। साथ ही साथ सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य कुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है कि सरकारी उपक्रम जो कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो सिद्धांत सही है कि नहीं, उनके अनुसार हो रहे हैं कि नहीं। विषयों की जांच करना सदन के अध्यक्ष द्वारा जो बताए गए हैं वो। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। भैया बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसको तो याद रख लेना, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोला जाता है अपने आप में, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्राक्कलन समिति की एस्टिमेशन
कमेटी की ये जुड़वा बहन है, ये भी एस्टिमेशन करती है, लेकिन ये अलग तरह का एस्टिमेशन करती है। ठीक है, तो इस समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 लोकसभा के होंगे और 7 राज्यसभा के होंगे, और 1967 से यह स्थापित करी गई है। इसके अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। मतलब इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का होता है, याद रखिएगा। और विपक्ष तो चाहता ही है कमी निकालना सरकार की, तो इसीलिए ये और अच्छी होती है। ठीक है, और लोक लेखा समिति का मित्र किसको कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। तो इन लोग मिलके क्या है कि भैया कोई भी घोटाला वोटाला हो ना सरकार के द्वारा, उसको पकड़ लेते हैं। क्या काम है इनके? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा जो भी लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन दी गई उसको जांच करना, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा जो राशियां दी गई हैं उसके विनियोग को दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करना। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि धन जो है संसद के द्वारा प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, जो भी खर्च किया गया है वो सही किया गया कि नहीं किया गया, गलत तो नहीं किया गया। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उनके प्रयोजन के लिए जो राशि प्रदान की गई थी उससे अतिरिक्त धनराशि व्यय कर दी गई है, तो उससे कारण पूछते हैं, समिति बनाई जाती है, उस परिस्थिति की जांच की जाती है और ऐसी सिफारिश करती है कि वो जो भी जरूरत पड़े उस हिसाब से। समिति राष्ट्र के वित्तीय मामलों के संचालन में एक्स्ट्रा जो अपव्यय है, भ्रष्टाचार है, अकुशलता है, कार्य संचालन में कमी है, इन सारी चीजों पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इनमें कमी देखती है क्या क्या हो सकती है। अन्य संसदीय कमेटियों में कार्य मंत्रणा समिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों सदनों में अपनी अपनी कार्य मंत्रणा समिति होती है, यानी राज्यसभा की अलग, लोकसभा की अलग, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति अपने अपने विवेक के अनुसार करते हैं इन समितियों का गठन। इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं, रिस्पेक्टिव जो भी सदन है उसके अध्यक्ष। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा में अध्यक्ष समेत 15 सदस्यों वाली होती है। हाँ, ये भैया आपकी प्राक्कलन कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा में अध्यक्ष महोदय समेत 15 सदस्यों वाली होती है, राज्यसभा में 11 सदस्यों वाली होती है। ठीक है, और इसमें सामान्यतया सभी मतों वाले दलों के सदस्यों को संतुलित रूप से रखा जाता है। दोनों अधिकारी जब चाहे इनका पुनर्गठन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। प्रमुख कार्य क्या है? संसदीय कार्य समिति के प्रमुख कार्यों में बात करें तो वह यह सिफारिश करती है कि सरकार के द्वारा जो लाई जाने वाली विधायी या कार्य हैं उनको कितना क्या समय लगने वाला है ये बताया जाए। राज्यसभा में समिति यह भी सिफारिश करती है कि गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनके विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए कितना समय बताया है, नियत किया है, ये सारी चीजों पे डिस्कशन यहाँ पे हो जाती है। और भैया समिति की अन्य भूमिकाएं कैसी हैं कि अलग अलग कृत्यों को निर्वहन करती है, जिसमें अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति के द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्य शामिल होते हैं। समिति अपने आप भी क्या करती है, सरकार से सिफारिश कर सकती है कि इस पर्टिकुलर विषय पर चर्चा करी जाए सदन में, और उसको कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, पटल पर रखा जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति। भैया गैर सरकारी सदस्य कैसे होते हैं? सरकार के अलावा हर दूसरा व्यक्ति, चाहे वो उसी सरकार से चुना गया क्यों ना हो, मंत्रियों के अलावा सभी गैर सरकारी कहलाते हैं। ठीक है, संसद में यही चीज है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है, और इसके काम होते हैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, संकल्पों, इनके लिए समय निकलवाना, समय नियत करवाना, संविधान संशोधन वाले और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले जांचना, और गैर सरकारी विधेयकों की जांच करना जिनके मामले में सदन की विधायी क्षमता को चुनौती दी गई है। इसके अलावा सभा की बैठकों के से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। अब भैया सभा की बैठकें चल रही हैं, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, और लोग वह छुट्टी मार रहे हैं, तो उनकी अनुपस्थिति भी दर्ज की जाती है। हाँ भाई साहब, ऐसा नहीं है। हम लोग के कॉलेज स्कूल में क्या होता है कि यही होता है कि भाई हम गए और हम नहीं गए तो एब्सेंट लग गई, अब एब्सेंट लग गई तो दिक्कत होती। वैसे इनके साथ भी है। क्या है भाई साहब, देख लो। तो संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद के किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से
अधिकतम 60 दिन की अनुपस्थिति दर्ज कराता है, मतलब 60 दिन से वो आ ही नहीं रहा है, तो ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है 60 दिन, यानी 2 महीने होते हैं। तो अगर 2 महीने से लगातार अनुपस्थित है बिना सदन को बताए, तो इन भाई साहब को हटा दिया जाएगा, तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर देगी कि जाओ भैया तुम अब तुम घूम ही लो। राज्यसभा यह कार्य खुद कर लेती है, जबकि लोकसभा में इस कार्य को करने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डिसिप्लिन बना रहे, है ना। यह समिति और क्या काम करती है, तो लोकसभा की बैठक से जितने भी अनुपस्थित रहने वाले लोग हैं उनको अनुमति देती है। भाई पहले से बताओ ना, कारण बताओ कि हम काहे अनुपस्थित रहेंगे, भैया हमारा पेट खराब है, हमें बुखार चढ़ा, हमें डॉक्टर के तो दिखावे जाने, हमें जो करने, तो वो पहले बता दो ताकि हमें व्यवस्था तो पता रहे कि कितने लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पता चले कि सरकार लेके आई। क्योंकि होता ये है कि कई बार सरकार कोई बिल लेके आई और वो पास नहीं हुआ तो भी अलग दिक्कत है, उनकी बेइज्जती हो जाती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रार्थना पत्रों पर भी विचार किया जाता है। आवेदन पत्र जो हम देते हैं कि छुट्टी दे दो महोदय, वैसे इनको भी छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ता है। जिन मामलों में सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना बैठकों से 60 दिन या इससे ज्यादा अनुपस्थित रहता है, तो इसमें एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी इसी कमेटी को, और अनुपस्थिति को माफ कर दिया जाए या उसके स्थान को रिक्त कर दिया जाए, इससे संबंधित उसमें चर्चा की जाती है ना। उपस्थिति से संबंधित, अनुपस्थिति से संबंधित पूरा डेटा समय समय पर उसको सामने रखा जाता है संसद के सामने। ये हुआ नियम समिति, कार्य नियम बनाने के लिए भी तो जरूरी है, संसद के भी तो नियम कायदे होने चाहिए, तो दोनों सदनों में नियम इत्यादि बनाने के लिए नियम समिति होती है, और यह लोकसभा में अध्यक्ष ही इसका हेड होता है, 15 सदस्य इसमें होते हैं, और राज्यसभा में सभापति उपसभापति के साथ 16 सदस्य इसमें होते हैं। अध्यक्ष तो दोनों वही होंगे, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर महोदय और राज्यसभा में सभापति महोदय, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं इस नियम समिति के। और सदन में जो भी प्रक्रिया चल रही है, कार्य संचालन है, इन सारे मामलों पर विचार विचार करने का काम इस समिति का होता है। सदन की प्रक्रिया, कार्य संचालन के नियमों में आवश्यकता जो भी है परिवर्तन करने इत्यादि की, उससे संबंधित चर्चाएं यहाँ पे होती है। याचिका समिति, याचिका करने के लिए दोनों सदनों में ये समिति बनाई जाती है, ठीक है। लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। क्या काम होते हैं इसके, याचिका की जांच करना जो सदन में पेश किए जाने के पश्चात निर्दिष्ट की जाती है, सदन में पेश की गई और समिति को निर्दिष्ट की गई याचिका पर अपनी रिपोर्ट पेश करना, समिति में समीक्षाधीन विशिष्ट मामले या भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उपचारात्मक सुधार प्रस्तुत करना, तो ये इनके काम हो जाते हैं। विशेषाधिकार समिति, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, प्रिविलेज कमेटी। तो संसद के किसी सदन या किसी सदन के किसी सदस्य को, सबको, संसद के हर सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त है, तो विशेषाधिकार अगर इनका भंग हो गया तो क्या किया जाए, ऐसा प्रश्न उठता है। तो इन सारी चीजों की जांच करने के लिए ये विशेषाधिकार समिति होती है। इसमें दोनों सदनों में अध्यक्ष सभापति दोनों प्रतिवर्ष ये समिति का गठन करते हैं, और विशेषाधिकार समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। क्या काम है इनके, तो भैया इनके काम कैसे हैं आपको बता दें। ये काम है कि ये देखते हैं कि भैया कोई भी विशेषाधिकार का उल्लंघन किसी व्यक्ति का हुआ हो तो उसकी पूरी जांच करेंगे, जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बारे में क्या है दंडित किया जाएगा। अगर कोई संबंधित व्यक्ति दंडित मतलब उसमें पाया जाता है कि भैया उसने ये गलत किया है। तो सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, यह समिति का गठन सबसे पहले 1953 दिसंबर में हुआ था और दोनों सदनों में इसका गठन होता है। लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्यों की यह समिति होती है। इस समिति में अपने अपने सदनों में मंत्रियों के द्वारा जो भी आश्वासन दिए गए हैं उनकी छानबीन की जाती है कि भैया ये आश्वासन दे रहे हैं सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, गलत है तो किस बेसिस पे आपने गलत बोला, झूठ बोला क्यों, हमारे विशेषाधिकारों का हनन हुआ और इनको हटाया जा सकता है इस बेसिस पे। सरकारी आश्वासन संबंधी में और संबंध में जो रिपोर्ट पेश करी जाती है, मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, यदि पूरे किए गए हैं तो आश्वासन कम से कम समय में पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए, तो वो सारी चीजें हैं। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, विधि विधान से संबंधित अधीनस्थ समिति है। सभा पटल पर रखे गए पत्रों की संबंधी समिति, सभा पटल पर बहुत सारे पत्र भी लिखे जाते हैं,
पत्र, मेल इत्यादि अलग अलग बहुत सारे पत्र आते हैं जिन पर डिस्कशन होता है, सारे अलग अलग लोग सजेस्ट करते हैं, तो वो सारे। फिर इसके अलावा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक समिति बनाई जाती है। 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इनमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और ये अलग अलग सदनों में अपने सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनके सारे काम वही हैं, आपको क्या करना है, अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित जो प्रशासन है, जो क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित कानून बनाना, लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनसे संबंधित योजनाएं कार्यक्रम चल रहे हैं उनको देखना, लागू कराना, क्या कमियां हैं, उन सारी चीज़ों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इनका काम होता है। सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम इस समिति का होता है। सामान्य प्रयोजन समिति, ये भी दोनों सदनों की एक सामान्य प्रयोजन समिति होती है, दोनों सदनों की। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की समिति का और राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा की समिति का अध्यक्ष होता है। और ये सारे के सारे काम यहाँ पे सामान्य रूप से किए जाने वाले प्रयोजन से संबंधित कार्य इसमें देखे जाते हैं। आवास समिति है भैया, ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो जितने भी सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे आवास से संबंधित एक समिति बनाई जाती है। उनको कौन सा आवास आवंटित किया जाएगा, क्या क्या होना चाहिए, कैसी व्यवस्था है, कौन किस वर्ग के किस व्यक्ति को कौन सा आवास आवंटित किया जाएगा, तो ये वो समिति होती है। उनके खान पान चिकित्सा से संबंधित सारी इसमें देख रेख होती है। ग्रंथालय समिति, भैया ग्रंथालय अपने आप में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी की बात चल रही है तो हमें किस चीज के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी चीजों को मुहैया कराने के लिए ये समिति होती है। दोनों की संयुक्त समिति होती है, लोकसभा राज्यसभा की। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, 6 लोकसभा सदस्यों को और राज्यसभा के सभापति 3 सदस्यों को इसमें शामिल करते हैं और हर वर्ष ये कमेटी बनती है। ग्रंथालय उसकी सहायक सेवाएं, लेखा जोखा सारी चीजें, प्रलेखन सेवाओं का प्रयोग सदस्यों की सहायता से करते हैं और पुस्तकों के चयन, ग्रंथालय के लिए नियम बनाना, इनकी योजनाओं आदि से संबंधित ये समिति होती है। सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधित समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे संसद में। क्यों भैया, वेतन भत्ते बढ़ाओ, वेतन भत्ते बढ़ाओ, ये इनके जल्दी बढ़ जाते हैं। तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी समिति जो है, याद रखिएगा, ये समिति का गठन संसद के सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के अधीन बनाने के लिए गठित की जाती है और दोनों सदनों की ये संयुक्त समिति होती है। इसमें लोकसभा के 10, राज्यसभा के 5 सदस्य शामिल किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये वही करते हैं कि भैया समय समय पर जो भी वेतन भत्ते इत्यादि हैं उनको बढ़ाया जाए, 6वां वेतनमान लागू किया जाए, 7वां किया जाए। अब दूरभाष का खर्चा बढ़ रहा है, करना कुछ नहीं है, लेकिन आप पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो वो सारे के वेतन और भत्ते, टीए डीए में क्या कैसी चीजें करनी है वो सब इनमें होती है। ये तो स्थायी समितियां थी सारी। तदर्थ समितियां ये समय समय पर बनाई जाती हैं और विघटित कर दी जाती हैं इनका काम पूरा होने पर। ठीक है, तदर्थ समितियों में प्रवर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है और विशिष्ट मामले की जांच करने के लिए प्रतिवेदन देने की समिति। तो तदर्थ समिति में प्रवर समिति इंपॉर्टेंट है, इस पे हम देख ले। विभागीय स्थायी समिति, ऐसी कुछ 24 हैं और प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 होते हैं स्पीकर के द्वारा और 10 होते हैं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। कुल 24 समितियों में 16 लोकसभा के अंतर्गत और 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत ऐसी बनती हैं तदर्थ विभागीय स्थायी समितियां। कौन कौन सी हैं, वाणिज्य संबंधित समिति, गृह कार्य संबंधित समिति, मानव संसाधन विकास से संबंधित समिति, उद्योग संबंधित समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति, परिवहन पर्यटन संस्कृति और उससे संबंधित समिति, स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी समिति, कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधित समिति, कृषि संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेश मामलों से संबंधित समिति। ये तो नाम के हिसाब से आप समझ ही पा रहे होंगे कि इनमें काम क्या हो रहा है। ये तदर्थ समितियां हैं, समय समय पर अपने कार्यों के बाद बंद कर दी जाती हैं। वित्त संबंधी समिति, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधित समिति, रेल संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, जल संसाधन संबंधी समिति, रसायन उर्वरक संबंधी समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधित समिति। ये सारी समितियां कैसी हैं, ये तदर्थ समितियां हैं, प्रवर समितियां हैं, जो कि समय के साथ साथ बनती हैं ज़रूरत के साथ और फिर कार्य करने के बाद समाप्त कर दी जाती है। तो इसी प्रकार हमने सारी की सारी संसदीय समितियों पर विस्तार से चर्चा कर ली। आपको कोई समस्या आई हो,
परेशानी आई हो, जो ना समझ में आया हो, उसको कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करने से क्या है कि उस पर हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। कई बार क्या है कि मैं कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो जाता है या खुद से लगता है कि ये ईजी है, शायद मुझे ज़्यादा लंबा ना खींचना पड़े, तो मैं इसलिए जब लंबा नहीं खींचता हूँ, क्योंकि कई बार बोर भी हो जाते हैं लोग, जिन्हें आता है वो कहते हैं अरे यार ज़बरदस्ती में बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिनको लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो शॉर्ट्स में मैं या फिर अलग से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। अब भैया एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने 5वां भाग लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। हमने कार्यपालिका को खत्म कर लिया है, हमने विधायिका को खत्म कर लिया। बारी है किसकी? न्यायपालिका के बारे में। जी हाँ, तो हम सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।